में हम आईआर का एक टॉपिक देखेंगे। ये आजकल करंट अफेयर में भी चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर न्यूज़ में रहता है। इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते हैं, आतंकवादी हमले हों, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, कोई भी कारण हो, ये रिलेशंस ज़रूर न्यूज़ में आ जाते हैं। तो अभी हाल में क्या हुआ है कि पाकिस्तान के एक पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, अभी की डेट में वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। फवाद चौधरी नाम है, आप फोटो देख सकते हैं। इन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। एक्चुअली अपने पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे और इन्होंने पुलवामा के अटैक को पाकिस्तान प्रायोजित जैसा कुछ बोल दिया। हालांकि बाद में अपने बयान से पीछे हटे और उन्होंने बोला कि नहीं, मैं 14 फरवरी की नहीं 26 फरवरी की घटनाओं की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये उसके बाद से इंडियन मीडिया ने, इंडियन चैनल्स ने इनको कैच कर लिया और फिर बहुत सारी बातें की गई। खैर, इन्होंने अपनी बात से मतलब पीछे हट गए। ठीक है, सवाल ये फिर इस पर इंडिया का स्टैंड क्या है। तो इंडिया के ज़्यादातर लोग इसको पाकिस्तान की स्वीकारोक्ति ही मान रहे हैं और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 1987 से ही भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध के रूप में आतंकवाद का यूज़ कर रहा है। इसका जो सबसे मेन रीज़न था कि इन्होंने युद्धों में हार के बाद इनको लगा कि यार प्रत्यक्ष लड़ाई करना कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए और बेटर होगा कि हम इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करें जिसमें उनको डैमेज कम होता है। खैर, ये एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कभी भी सही रह नहीं पाए, क्योंकि जब भी रिश्ते थोड़े सही होते हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हो या उसके बाद के प्रयास हों, कोई ना कोई ऐसा हादसा हो ही जाता है जिसकी वजह से हमारे रिश्ते फिर से ख़राब हो जाते हैं। तो फिलहाल के लिए यही स्थिति है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को ख़राब करने के सिर्फ एक यही रीज़न नहीं है, एक दो और विवाद हैं जिनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एक तो हमने देखा आतंकवाद, पहला विवाद सबसे बड़ा है। दूसरा, हमारे पास हमारे रिश्तों के बीच में जो मुद्दे हैं वो हैं, एक सीमा विवाद है और दूसरा जल विवाद है। ठीक है, तो तीन मुद्दों पे हम बेसिकली अपने इस डिस्कशन को रखेंगे। आतंकवाद में क्या है, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि कश्मीर जो एक फैक्टर था, कश्मीर में पाकिस्तान के जो भी इंटरेस्ट हैं वो जैसे उसको पाना चाहता है, उसके लिए उसने कई बार प्रयास किए। 1948 में युद्ध हुआ सबसे पहला, जब कबायलियों का अटैक हुआ था। 1965 में अगेन भारत को चोक करके पाकिस्तान पूरा कब्जा करना चाहता था और उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने लाहौर की तरफ से पंजाब बॉर्डर से अटैक शुरू कर दिया और फिर पाकिस्तान वो युद्ध भी बहुत ही बुरी तरीके से हार गया। 1971 वार जो था वो बेसिकली बांग्लादेश पे सेंट्रिक था। फिर 1999 में एक कारगिल युद्ध भी लड़ा गया, वो भी कश्मीर से ही रिलेटेड था। उस समय परवेज मुशर्रफ वहाँ के आर्मी चीफ थे और उस टाइम पे अटैक हुआ था। तो बेसिकली सारे युद्ध इन लोगों ने हारे ही हैं। तो इसके बाद इन्होंने छद्म युद्ध की एक स्ट्रैटेजी बनाई कि जिसमें क्या हो कि वार फ्रंट आर्मीज नहीं लड़ेंगी, बल्कि ये जो सिविलियंस हैं या सो कॉल्ड इनके जो भी टेररिस्ट और टेरर आउटफिट्स हैं, उनको ये प्रमोट करते हैं कि जाओ और आप अटैक करो, ताकि फुल फ्लेड्ज वार भी ना हो और इंडिया को डैमेज भी होता रहे। तो बेसिकली इनका ये स्ट्रैटेजी है। इसमें कई सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे संसद पे हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था और उसके बाद 2008 में मुंबई बम धमाके हुए थे। अभी हाल में देखो तो उरी अटैक हुआ था, उरी के बाद फिर पुलवामा अटैक हुआ। तो ये सब बेसिकली होते रहते हैं और ये सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से हमारे बीच के ट्रेड हो, कॉमर्स हो या कोई और एक्टिविटी हो, इवन क्रिकेट मैचेस, कुछ भी आप देखो, वो सारी बातें नॉर्मल हो नहीं पाती कभी भी, क्योंकि इंडिया को ये लगता है कि अगर आप अपने धरती से सारा कुछ होने देते हो तो फिर आपसे रिश्ते रखने का क्या ही फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। अभी फ़िलहाल के लिए फवाद चौधरी अपने स्टेटमेंट से पीछे हट रहे हों, बट अगर हम कुछ दिन पहले जाएँ तो इनके ही प्रधानमंत्री इमरान खान साहब हैं, वो गए थे यूएसए में और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अलकायदा को उन्होंने कैसे प्रमोट किया था और इवन कितने सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशन उनके अपने पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जिसको वो बैन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो अपनी तारीफ में ये बातें एक्सेप्ट करके वहाँ पे चले आए। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पुलवामा का अटैक अगर पाकिस्तान प्रायोजित है तो इससे पीछे हटना या कुछ इस तरह का। जब आपके प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे टेरर आउटफिट्स आपके अपनी कंट्री में काम कर रहे हैं, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं कि अटैक भी आपने करवाया हो। और उसके बाद अगर देखते हैं, सेकंड जो इशू है मेन, वो है जो बॉर्डर टेंशन्स हैं। तो बॉर्डर टेंशन्स बेसिकली दो रीजन्स में है। पहला तो जम्मू एंड कश्मीर, जिसको एलओसी का बॉर्डर हम देखते हैं। ठीक है, ये जो रीज़न है, ये यहाँ से यहाँ तक इसको एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बाकी पाकिस्तान का जो बॉर्डर है हमारे देश के राजस्थान और उसके पंजाब के रीजन में, वहाँ पे कोई खास टेंशन होती नहीं है। उसके बाद फिर जो एक गुजरात का छोटा सा सेक्शन है, एरिया, वहाँ पे सर क्रीक नाम की एक जगह है, वहाँ पे विवाद है। तो दो बेसिकली हमारे पास ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इनसे हमारे पास टेंशन है। ओके, तो जो जम्मू कश्मीर का विवाद है, अगर उस पर हम जाएँ तो ये स्टार्ट हुआ था जम्मू कश्मीर को शामिल करने को लेकर। पाकिस्तान की मांग इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी और हरी सिंह जो थे वो बेसिकली शुरुआत में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को स्वतंत्र रखने की सोची थी, बट हुआ कुछ यूँ कि कबायलियों ने अटैक कर दिया 1948 में। कबायली कौन थे? पाकिस्तान बोलता है कि वहाँ के अपने लोकल लोग थे, जनजातीय लोग थे, बट एक्चुअल में वो पाकिस्तान आर्मी के ही सैनिक थे जिन्होंने अपना वेश बदल के अटैक किया था। और फाइनली फिर हरी सिंह जी ने एक्सेशन पे दस्तखत किए भारत के साथ और भारतीय फौजें गई और उन्होंने कबायलियों को खदेड़ना शुरू किया। बट वर्ल्ड प्रेशर इतना था बड़ी शक्तियों का, और दूसरी बात इवन उस समय
जो प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, वो माउंटबेटन के कहने पे इस मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जाने के लिए राजी हो गए और संयुक्त राष्ट्र के समक्ष भारत ने मांग उठाई। अनफॉर्चुनेटली संयुक्त राष्ट्र का इतना तटस्थ रवैया था नहीं और फाइनली हम उसमें उलझ गए और कश्मीर आज भी अनसॉल्व्ड इशू बना हुआ है। एलओसी है, एलओसी के इस पार जो ग्रीन टेरिटरी आप देख रहे हो दैट इज़ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको इंडिया बोलता है, और बाकी जो सेक्शन हमें भारत के अंदर है वो है। चाइना ने भी कुछ अक्साई चीन का एरिया 1962 के बाद में कब्जा कर लिया है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरे जम्मू कश्मीर जो ओरिजिनल स्टेट था उसका एक बड़ा एरिया अभी भी हमारे हाथ में है नहीं। तो एक विवाद तो हमारा पाकिस्तान के साथ यहाँ चलता रहता है, ठीक। दूसरा विवाद जो है वो ये सर क्रीक का जो एरिया है। आप अगर इस इमेज को देखें तो ये जो इलाका है ये गुजरात के इस पार्ट में पड़ता है, ठीक है। सर क्रीक नाम का एक चैनल है, इस पार पाकिस्तान का सिंध रीजन है और इधर अपना गुजरात है। तो ये जो ग्रीन लाइन है वो पाकिस्तान क्लेम करता है कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया पाकिस्तान का है, और ये जो रेड लाइन है वो इंडिया क्लेम करता है कि यहाँ तक, यहाँ से उस पार पाकिस्तान है, इस पार इंडिया है। तो बेसिकली ये एक प्रकार से देखा जाए तो जो आनंद मुख की परिभाषा से रिलेटेड है। अगर उसको लैंड बाउंड्री वालों मानोगे तो फिर कुछ और रीज़न होगा बताने का, और अगर वाटर बॉडी मानते हैं तो वाटर बॉडी का जैसा कन्वेंशंस हैं बहुत सारे, तो उसके बीच से डिवीजन होता है कि जो वाटर बॉडी का सेंटर पार्ट होगा उससे एक तरफ एक देश और दूसरी तरफ दूसरा देश होगा। तो भारत इसको एक्सेप्ट करता है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट ये क्यों है रीजन? देखो, फर्स्ट थिंग सिक्योरिटी पर्पज से, सेकेंड समुद्री सीमा है हमारी, तीसरी बात इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तेल और गैस के समृद्ध भंडार होने की संभावना है, और चौथी बात पारिस्थितिकी मूल्य भी इसका है। तो ये सारे रीजन्स हैं। उसके बाद जो तीसरा मुद्दा आता है ये सिंधु नदी जल समझौते से। अभी लास्ट टाइम जब अटैक हुआ था, चाहे उरी हो या पुलवामा हो, उस टाइम आपने देखा होगा कि हमारे देश में एक डिमांड उठ रही थी कि हमने सिंधु जल समझौता क्यों कर रखा है। ऐसा कोई समझौता हमारा चाइना के साथ तो है नहीं, जहाँ से ज़्यादातर मेजर रिवर्स हमारी आती हैं। इवन चाइना डैम भी कंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि कोई ट्रिटी है नहीं तो हम फिर उसको फोर्स भी नहीं कर सकते। अभी ब्रह्मपुत्र है या उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उन पर चाइना डैम क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो हमने फिर ऐसा क्यों कर रखा? खैर 1960 में वर्ल्ड बैंक की वो विवाद समाधान करने के लिए वो मध्यस्थता के रूप में आया हुआ था वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के पर्यवेक्षण में भारत के जवाहरलाल नेहरू थे और वहाँ के अयूब खान थे उस टाइम पे हेड। तो इन दोनों लोगों के बीच में समझौता हुआ। बेसिकली समझौता कुछ यूँ है कि ऊपर की जो 3 रिवर्स हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका केवल 20% वाटर इंडिया यूज़ करेगा, 80% पाकिस्तान के लिए छोड़ देगा, ठीक है। और जो नीचे की 3 रिवर्स हैं रावी, व्यास और सतलज, इनका पानी भारत यूज़ कर सकता है। अब सिंधु ओरिजिनेट होती है चाइना के रीजन में प्रेजेंट में, और ये फ्लो करके इंडिया से जाती है। चाइना इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है, यानी चाइना जो चाहे वो कर सकता है वाटर फ्लो के साथ, ठीक है। अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास इस पर बिल्ड हुआ नहीं है, अलग बात है, बट वो कर सकता है क्योंकि ट्रीटी का पार्ट वो है नहीं। इंडिया ने ट्रीटी साइन कर रखी है, इसलिए इंडिया के पास ये ऑब्लिगेशंस हैं। तो भारत में डिमांड होती है कि जब चाइना के पाकिस्तान कैसा बिहेवियर है, वो बम धमाके कर रहा है, वो हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही हर काम करता है, तो हम क्यों उसके साथ ऐसी ट्रीटी में है जहाँ पे हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी डिमांड होती है कि इस ट्रीटी को हमें रद्द कर देना चाहिए, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजंस आपको पता है क्या क्या टेंशन हैं, उनसे रिलेटेड सारे को जस्टिफाई करेगा कि यार इसकी वजह से इसको बंद करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। इसके 2-3 रीज़न देख सकते हैं। पहली बात देखो, जल प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है, पीने का पानी है, एग्रीकल्चर के लिए आम लोग इस पर निर्भर होते हैं। तो बेसिकली अगर इसको आप बंद करते हो तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, क्योंकि देखो नॉन स्टेट एक्टर्स हों या पाकिस्तान आर्मी हो या फिर किसी देश के हुक्मरान हो, उनके इंटरेस्ट अपने अलग होते हैं। आम जनता बेचारी हर जगह की पिस रही है, चाहे इंडिया की कहानी हो या फिर आप पाकिस्तान की कहानी देखो। तो एक फैक्टर ये है ह्यूमन राइट्स, और भारत ह्यूमन राइट्स का बहुत ही मतलब सभी वैश्विक मंचों पे बातें भी करता है। तो ऐसे में अगर हम ही ये करने लगेंगे तो फिर हमारी बातों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सेकंड चीज़ है, देखो हिमालयन जो वहाँ का टेरेन है, जैसा भी उबड़ खाबड़ और पर्वतीय इलाका, ऐसे में इतना सारा जल भंडारण करना और उसका प्रबंधन करना बहुत ही कठिन कार्य होगा। चाइना काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है, तब जाके वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को मैनेज कर पाता है। तो हमारे लिए अभी के लिए काफ़ी कठिन कार्य है। तीसरी बात यह है कि ये संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग कन्वेंशन 2014 का वायलेशन होगा। तो भारत क्या वायलेशन करेगा, तो इसके पहले कि हम इस पर कुछ ध्यान दें, हमें ये 3 फैक्टर्स भी करने होंगे। और भारत में जनरली आप अगर देखोगे तो काफ़ी सेंसिटिवली इसको लिया जाता है। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं, MFN का दर्जा जो था उसको वापस लिया बस, लेकिन इस ट्रीटी को री एग्जामिन किया जा रहा है, बट इसको ख़त्म करने का भी कुछ हुआ नहीं है। आगे की राह क्या है? देखो पहली बात तो ये है, पाकिस्तान का जो बिहेवियर है उसको देखते हुए लगता है कि ऐसा देश ना ही रहे बगल में तो ज़्यादा अच्छा है, बट उसका कोई तरीका नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप अपने पड़ोसियों को कभी भी चेंज कर नहीं सकते।
तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, किसी न किसी तरीके से अच्छा व्यवहार और शांतिपूर्ण अगर सहअस्तित्व का बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप अगर कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो तो आपको पता चलेगा फ्रांस और जर्मनी ये प्राचीन काल से एक दूसरे के बहुत ज़बरदस्त दुश्मन थे और बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे। बट आज के डेट में आप देखो यूरोप का पूरा वो एरिया एकदम पूरा पीसफुली रहता है, और इवन उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन बना रखा है, साथ साथ काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डाउन द लाइन 50 ईयर्स या 20 ईयर्स हमारे रिलेशन ऐसे ही ख़राब रहेंगे। अगर हम प्रयास करते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, तो निश्चित तौर पे ये देश शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। दूसरी बात ये, पाकिस्तान के साथ पीस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट जाना हो तो सबसे शॉर्टकट एरिया हमारा इसी तरीके से है। पाकिस्तान का सपोर्ट में तो हम काफ़ी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। इवन डिफेंस पे हमारा बजट कम हो जाएगा, और दोनों देश अपने मेन जो इश्यूज़ हैं, पॉवर्टी एटसेट्रा, इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकेंगे। तो बेसिकली भारत को ये काम करना चाहिए, करना कठिन भी है। कठिन ऐसे है कि पाकिस्तान कुछ और ही चाहता है, तो फिर उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो आप अपने सिक्योरिटी को बेहतर रखो ताकि धमाके करने में या परेशानियां क्रिएट करने में वो सफल ना हो सकें, और इंडिया ऐसा करने में सफल भी इधर दिख रहा है। काफ़ी सालों से हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे काम किए जा रहे हैं सिक्योरिटी को लेके। और दूसरी बात यह है कि आप वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान को एक्सपोज करते रहो ताकि उसके ऊपर भी एक मॉरल ऑब्लिगेशन हो कि वो भी फोर्स होकर ये काम करे। तो ये दोनों तरीके हमें अपनाने चाहिए और पाकिस्तान के साथ इस तरह से अपने रिलेशन को आगे देखना चाहिए। तो आगे फिर आईआर के लेक्चर में और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे मैंने बोला ये एलओसी है, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये जो एक्चुअल कंट्रोल है वो ये है एलएसी, इसको बोलते हैं, जो चाइना के साथ बॉर्डर है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एक छोटा सा करेक्शन है, इसको सही कर लीजिएगा, और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।